आज अपने यहाँ पर चाणक्य में जो टेस्ट सीरीज हुई थी, जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका टेस्ट नंबर 4 हुआ है। उसके उसके 15 जो क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आप लोगों के आते हैं, उन क्वेश्चन को मैं लेके आपके सामने आया हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, एक और बात, अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो 4th क्लास की तैयारी कर रहा हो या फिर किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो जिसमें मैथ आती हो, तो उसके भी कहीं ना कहीं हेल्प हो सके। तो आइए दोस्तों, अपन बात करते हैं मैथ के जो 15 क्वेश्चन आपके हैं उनकी, कि जो क्वेश्चन आए उनको किस तरीके से अपन कर सकते हैं, और वो भी शॉर्ट तरीके के साथ में, यानी कि कम समय में अपन उन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं उनको लेके बात करेंगे अपन। जैसे 91 से शुरू है शायद आपके, है ना, 91 से, ठीक है, ठीक है। देखो, एक और बात दोस्तों, जो आपने देखा भी होगा पटवारी का जो पेपर हुआ था, उसमें भी ज़्यादा कोई ऐसे कोई लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के आए नहीं है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और मेन जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर ये है कि आप लोगों के टाइमिंग के साथ किस तरीके से उन क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। और मैं इन 15 क्वेश्चन को जो लेके आता हूँ आपके सामने पेपर में, जो आपके आने वाले हैं या आपके आते हैं टेस्ट सीरीज में जो चल रही है, उसमें 15 क्वेश्चन जो आते हैं, उन क्वेश्चन की बात करो तो उसको शॉर्ट किस तरीके से कर सकते हैं अपन जब अपने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनके दृष्टिकोण से। तो दोस्तों चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 91। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 750 हो तो बताओ सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों एक बात बताना, अगर आप इसको बेसिक तरीके से करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोगों ने औसत जरूर पढ़ा होगा। और औसत में क्या होता है, औसत का मतलब एक्चुअल में माध्य होता है, और माध्य का मतलब मध्य के वैल्यू। और यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है क्या, कि 5 क्रमागत संख्या है, यानी कि 5 लगातार संख्याएं होगी, उन सभी का योग कितना है 750। तो दोस्तों औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, योग कितना दिया हुआ है 750 दिया हुआ है, उसमें कितनी संख्याओं का, कि 5 संख्याओं का है, नंबर कितने 5 है। अगर मैं इसका भाग दूंगा तो 15 पंजे 75, यानी कि कितना आ जाएगा 150। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो आपको जो संख्याएं दी हुई थी 5 लगातार, उसमें से 5 में से बीच की जो वैल्यू है आपके पास कितने होने वाली है 150। तो बीच की अगर 150 है तो 2 कहीं ना कहीं इसके आगे होगी और 2 इसके पीछे होगी, तो इसका मतलब इसके लगातार है, इसका मतलब इससे पहले एक तो 149 होगी और एक 148, इसी प्रकार से आगे एक 141 होगी और एक 142 होगी। तो यहां पर आपसे पूछा है सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये होगी और सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, तो दोनों के योग की बात करो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके पास 300 हो जाएगा। अगर मैं 142 में 148 में 152 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 300, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये भी आप लोगों का औसत से है क्या भाई। एक और चीज है, मैं आप लोगों को इन क्वेश्चन के माध्यम से ये सिखाने की कोशिश करता हूं क्या, कि अपन एग्जाम में जब अपने क्वेश्चन आते हैं तो उसको किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं या कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 20 संख्याओं का औसत 25 है, इसका मतलब इनका जो सम होगा मैं यहीं पर निकाल लूंगा कितना, 20 का अगर मैं 25 से अगर गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा 500, कितना होगा दोस्तों 500। फिर क्या बोला है, 20 में से प्रथम 10 संख्याओं का औसत 30 है, अगर मैं 10 का गुणा यहीं पर कर दूंगा तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 300, यानी कि प्रथम 10 से 20 में से प्रथम 10 का योग कितना आ गया अपने पास, औसत 10 था तो 30 था, तो कितना आ जाएगा 300। उसी प्रकार से अगली 9 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, तो इसका गुणा मैं अगर यहीं पे कर देता हूं। मैं आपको दोस्तों एक और बात बता रहा हूं, मैं क्लासरूम के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पेपर का अकॉर्डिंग आपको पेपर में क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना होता है सिर्फ वो बता रहा हूं। तो मैं अगर इसका गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 135। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 20 संख्याओं का योग तो आ गया अपने पास कितना 500, कितना आया दोस्तों 500, और उसके बाद में इनमें से प्रथम 10 का योग कितना है 300, और अगली 9 संख्याओं का औसत योग कितना है 135, यानी कि टोटल अगर मैं करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 435।
ये कितनी संख्या, प्रथम 10 और अगली 9, यानी कि ये जो तीन दोनों को अगर 10 का योग और 9 का योग अगर जोड़ूंगा तो जो 435 आएगा ये क्या 19 संख्याओं का योग आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, तो बताओ अंतिम संख्या क्या होगी, क्या पूछा है अंतिम। तो 20 संख्याओं का योग 500 है, 19 संख्याओं का योग कितना है दोस्तों 435। तो अगर मैं 500 में से अगर 435 को अगर लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 65। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि क्या बचेगी आपकी 20वें नंबर की संख्या, जो कि अंतिम संख्या होगी, जो कि कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन शायद अगली स्लाइड में दिया हुआ है, पर इसका आंसर कितना होगा आपका 65 होगा। अब ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है ये अपन आगे बात करते हैं, देखते हैं इसमें। अच्छा ये यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 93। दो नल, ये समय और कार्य में जो टॉपिक बनता है आपका पाइप एंड टंकी, उसका क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो नल किसी टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। टंकी में तीसरा नल टंकी को खाली करता है। तीसरा नल एक और लगा हुआ है जो टंकी को खाली करने का काम करता है। यदि तीनों नलों को एक साथ शुरू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाती है 15 घंटे में भर जाती है। तीसरा अकेला नल टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, क्योंकि दोस्तों तीसरा नल खाली करने का काम करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब देखना इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात तो आप मेरे को एक बात बताना, जब मैं अगर बात करूं कि दो नल किसी टंकी को क्रम से 10, अकेला नल ए 10 घंटे में भरता है, ये 20 घंटे में भरता है, और तीनों को एक साथ करो तो 15 घंटे लगते हैं, क्योंकि तीसरा नल खाली करने का काम कर रहा है। अच्छा, अब अगर अपन इसका टोटल की बात करो कि टंकी में कुल कितना टोटल लीटर पानी भराएगा, तो इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7। कितना आ जाएगा 7। ये मैं मान लेता हूं कि टंकी की क्या हो जाएगी क्षमता। तो इसका मतलब ये 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, 10 के भाग दूंगा तो कितना होगा 6, ये इसकी क्षमता हो जाएगी, और 12 पंजे 60 ये इसकी क्षमता हो जाएगी। और तीनों नल एक साथ अगर शुरू करता हूं तो 15 घंटे लगते हैं, इसका मतलब कितना 15 चौके 60, ये इन तीनों की क्षमता हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से समझना, अगर तीनों नल, अकेला ए नल 1 घंटे में कितना पानी डालता है टंकी में 6 लीटर। अच्छा, अकेला बी नल कितना 5 लीटर डालता है। तो अगर दोनों नल चलते भी हैं तो भी 1 घंटे में कितना पानी जाना चाहिए टंकी में 11 लीटर। जबकि तीनों नलों को तीसरा नल खाली करने का काम करता है, अगर मैं उसको भी शुरू करता हूं तो कितना 4 लीटर पानी मात्र टंकी में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 और 5 11 तो दोनों नल ए और बी भरते होंगे, लेकिन तीसरा नल कितना निकाल देता होगा भाई, टंकी में कितना जा रहा है 4 ही जा रहा है, मतलब कितना कम जा रहा है। तो 11 में से अगर 4 घटाऊंगा तो बचेगा कितना 7। इसका मतलब ये 7 लीटर प्रति घंटे में कौन तीसरे नंबर का जो नल है वो टंकी से बाहर पानी को निकाल रहा होगा। इसी वजह से इसमें कितना जा रहा है 4 लीटर ही जा रहा है। तो तीसरे नल की क्षमता अपने पास आ चुकी है। टंकी में टोटल पानी कितना आ सकता है कि 60 लीटर, उसमें किसका भाग दे देंगे अपन 1 घंटे में 7 लीटर खाली करेगा, तो पूरी टंकी खाली होने का मतलब 60 लीटर कितने समय में खाली होगा। इसमें अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 8 7 56, बचेगा 4 बटे में 7, बोले तो 8 सही 4 बटा 7 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इसी तरीके से किए जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, इसी तरीके से उसी क्वेश्चन में जो डाटा दिया जाता है, लैंग्वेज दी जाती है, जो स्पेस दिया जाता है, उसी में अपन क्या कर लेते हैं कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, अपन अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कौन सा आपका 94। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया हुआ है उसको समझना अच्छे से। देखना 94 में दिया हुआ है 23 व्यक्ति किसी काम को, ये भी टाइम एंड वर्क का ही है, 23 व्यक्ति किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि 23 व्यक्ति अगर मिलकर किसी काम को करते हैं, कोई काम होगा उसको कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो उनको 18 दिन लगते हैं। फिर क्या बोला कि 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए, तब यहां से इस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको बेसिक से इक्वेशन से करोगे तो आप टाइम लग जाएगा, पर इसको थोड़ा सा इसके फंडामेंटल को समझना, इसका जो अप्रोच है क्वेश्चन को करने की उसको समझने की कोशिश करना। भाई आप मेरे को एक बात बताओ कि 23 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, मतलब 23 व्यक्ति प्रतिदिन काम करेंगे तब जाके वो काम 18 दिन में पूरा होगा। फिर इसने क्या किया कि 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए, तो इसका मतलब 6 दिन के बाद गए हैं, तो इसका मतलब 6 दिन तक तो 23 व्यक्तियों ने काम किया होगा। तो
23 के 23 ही व्यक्ति 18 दिन तक काम कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी कि उन्होंने 6 दिन तो काम कर लिया। तो कितना काम और बचा हुआ है कि ये जो 23 व्यक्ति है ये बाकी के 12 दिन, 6 दिन तो इन्होंने काम किया, क्योंकि जो 8 व्यक्ति गए कितने दिन बाद गए, 6 दिन के बाद गए, मतलब ये 12 दिन तक 6 दिन काम तो इन्होंने किया होगा। तो इनका कितने दिन का काम और बचा हुआ है कि साहब ये 23 व्यक्ति 12 दिन और काम करते, इतना काम बचा हुआ है। अब इस काम को करने के लिए 6 दिन के बाद 8 व्यक्ति चले गए, तो व्यक्ति कितने बचे साहब कि 15 बचे। इसको कितना समय लगेगा कि एक समय लगेगा। सिर्फ आपको यही करना था और कुछ भी नहीं। अब इसको कट करेंगे तो देखो ये 15 नीचे आएगा, यानी कि मैं यही काट रहा हूँ, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटूंगा 4 बार। इसका अगर मैं गुणा करूंगा 4 तिया 12, 4 2 8 और 1 9, 92 में 5 का भाग देंगे, 18 पंजे 90, 2 बचेगा 4 पंजे 20, कितना आंसर आ जाएगा आपका 18.4 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यही अप्रोच रखनी है अपन को क्वेश्चन करने की। मैं ये क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूं आपके सामने, मेरा मेन मकसद यही है कि अपन जब पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो उसको करना कैसे है, उस टाइम पे अपन को क्या अप्रोच रखनी है, और घर पे जब अपन सोल्व करते हैं प्रैक्टिस करते हैं वो अलग मैटर हो जाता है, वो सीखने के हिसाब से करते हैं, पर पेपर में आपको यही अप्रोच रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 94 देखना दोस्तों। अच्छा, ये आप लोगों के अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, एक और क्वेश्चन हो जाएगा अपने यहां से। देखना, ये जो क्वेश्चन है आपका टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक का क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, देखना ये भी ट्रेन वाले पोर्शन से है। क्या बोल रहा है, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां कितनी दी हुई है, 240 मीटर है और 180 मीटर है। 2 रेलगाड़ियां हैं जो 140 और 180 मीटर की लंबाई वाली है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 200 किलोमीटर प्रति घंटा और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तब एक दूसरे को पार करने में उनको कितना समय लगेगा, वो आपसे पूछ रहा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनना। आपको निकालना समय, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। जब भी 2 ट्रेनें, 2 व्यक्ति एक दूसरे को विपरीत दिशा में या एक ही दिशा में चलने की बात करता हो, समय की जब अपन बात करते हैं तो उसमें रिलेटिव स्पीड काम आती है। अच्छा, यहां पर दूरी क्या होगी दोस्तों, तो आप मेरे को एक बात बताना, दूरी टोटल जो होगी वो क्या आपके दोनों ट्रेनों के लंबाइयों के योग के बराबर होगी। जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को चाहे एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में अगर पार करती है दोस्तों, तो उनके द्वारा जो उस समय में पार करने में जो समय, जितना समय लगता है उस समय में उनके द्वारा कितनी दूरी देखी जाती है, दोनों ट्रेनों के लंबाइयों के योग के बराबर। यानी कि दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 240 में अगर मैं 180 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2, हासिल का कितना 1, 3 और 1 4, बोले तो 420 मीटर। ये किस में आएगा, मीटर में। ये तो आ गया अपने पास क्या, दूरी। उसके बाद में रिलेटिव स्पीड की बात करो तो एक कितना 200 किलोमीटर प्रति घंटे और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी कि दोनों ट्रेन है। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है दोस्तों, तो दोनों की रिलेटिव जो स्पीड निकलेगी वो दोनों के चालों के योग के बराबर होती है। तो 200 में अगर मैं 160 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 360। लेकिन एक किलोमीटर प्रति घंटे में है, मैं इसको क्या करूंगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करूंगा, तो 18 से इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 20 बार। 20 का अगर 5 से गुना करूंगा तो यही से काट देता है, चलो 0 से 0 कट गया, ये कितनी बार कटेगा, 21 बार। और 21 में अगर 5 का भाग दूंगा तो 4 पंजे 20, एक बचेगा 4.2 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन को ताकि अपने को टाइम भी कम लगे और आगे भी बात कर लें अपन। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये भी उसी का है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। क्या कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाते हुए, अच्छा यहाँ पर चलते हुए होगा, चलते हुए एक ट्रेन 2 मिनट में 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों आप मेरे को एक बात बताना, डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस की बात करो तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस एक ट्रेन के द्वारा किसको पार किया जा रहा है, एक सुरंग को। तो आपसे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, सुरंग कितनी लंबाई की है, 1.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको मीटर किलोमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करूंगा तो इसका 1000 से गुना कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 मीटर। और ट्रेन की लंबाई कितनी मान ली मैंने, टी के बराबर मान ली, तो ये दोनों के लंबाई के योग के बराबर तय करेगी। ठीक है, सुरंग
को पार करेगी एक ट्रेन, तो जितने समय में पार कर रही है यानी कि 2 मिनट में, तो 2 मिनट में उनके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, दोनों की लंबाई के योग के बराबर। अच्छा, फिर उसके बाद में आपको स्पीड कितनी दी हुई है सर, स्पीड कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मैं भाग दे दूंगा, गुणा कर दूंगा सॉरी। अच्छा, टाइम कितना दिया हुआ है कि 2 मिनट दिया हुआ है, मिनट को किस में चेंज करेंगे अपन, सेकंड में, तो क्योंकि सभी आपका मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो अगर दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में आएगा, क्योंकि चाल मीटर प्रति सेकंड में होती है, तो इसका 60 से गुणा कर दूंगा तो सेकंड में आ जाएगा। अब इसको अपन को करना क्या है, बस इसको सोल्व करना है। काटूंगा 6 से तो कितनी बार कटेगा, ये 3 बार, और ये कितनी बार, 10 बार। फिर 3 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 20 बार। अच्छा, 20 का इसका गुणा अगर मैं करूंगा तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा 100, और 100 का गुणा अगर मैं 200 करूंगा तो कितना आ जाएगा, इधर 2000। ठीक है, तो अपने पास होगा क्या, t बराबर क्या आ जाएगा 2000, और ये 1500 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, बोले तो कितना आ जाएगा 500, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई होगी दोस्तों कितनी हो जाएगी 500 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, समझना है कि इसके लिए अप्रोच क्या अप्लाई करनी है क्वेश्चन को करने की, एग्जाम में उन चीजों को समझना है। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी एग्जाम्पल आपने दोस्तों पटवारी में देख ही लिया होगा, कोई बहुत अच्छे लेवल का पेपर नहीं आया था, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं आए थे, बस उनको करने का तरीका अच्छा सही होना चाहिए था। अगर आपने अच्छे तरीके से, अगर किसी ने दिया भी हो तो अच्छा तरीका यूज किया होगा, टाइम बचाते हुए क्वेश्चन को सही तरीके से किया होगा, तो आपका पेपर भी नहीं छूटा होगा। अदरवाइज होता क्या है, क्वेश्चन सीधे होते हैं लेकिन अपन उनको करने में टाइम लगा देते हैं, तो क्वेश्चन आ तो जाता है पर उनकी वजह से टाइम ज्यादा लगने से पेपर छूट जाता है अपना कहीं ना कहीं, तो वो भी तो एक लॉस ही है ना। तो अपन को दोनों चीजों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आना भी चाहिए लेकिन किसके साथ, टाइमिंग के साथ। अच्छा, अगला देखते हैं दोस्तों। 15a बराबर 16b दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, 2a माइनस बी अनुपात क्या 3a प्लस बी। दोस्तों आप मेरे को एक बात बताना कि यहां से अगर मुझे a और b की वैल्यू अगर पता चल जाए तो मैं वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा, कि बिल्कुल आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो यहां से क्या मैं a अनुपात b निकाल सकता हूं, कितना, ये 16 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, मतलब a का मान 16 और b का मान 15 होगा। अब मैं इसी वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो कितना होगा, देखना 16 इंटू 2 माइनस कितना होगा b। अब b की अगर बात करो तो b का मान कितना है दोस्तों, इसमें ये 15 है, ठीक है, ये तो ये हो जाएगा अनुपात। फिर यहाँ पर कितना 3 इंटू ए का मान कितना है 16 और बी का मान कितना है 15, ठीक है। 16 दुआ 32, 32 में तो 15 जाएगा तो बचेगा कितना 17, यानी कि 17 देखो इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, पहला वाला ए का मान 17 आना चाहिए इसमें। अच्छा, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, दूसरा भी निकालना पड़ेगा। पहला तो आ गया 17, दूसरा कितना होगा कि यहाँ पर 16 थी 48, और 48 में अगर मैं कितना जोड़ूंगा 15 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 63, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, हाँ सी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, यदि 19, 57, 81 और x समानुपाती हो, तो इसका समानुपाती का मतलब क्या होता है कि 19 अनुपात 57 समानुपात 81 अनुपात x। तो आपसे किसका मान पूछ रहा है दोस्तों, x का। आप मेरे को एक बात बताना, समानुपात जब भी चार राशियां एक दूसरे के यानी कि दो अनुपात आपस में समानुपाती हो तो उसके बाह्य पदों का जो गुणनफल है उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। इसका मतलब 19 गुणा x बराबर जो होगा क्या होगा आपका 57 गुणा 81। 19 से अगर मैं काटूंगा तो यहाँ से 19 3 57 और 81 का 3 से गुणा करूंगा 1 3 8 24, बोले तो x का मान 243, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा इसकी अप्रोच जो है ना क्वेश्चन की यही अप्लाई करनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर बात करें अपन तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों। देखो अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप से है, साझेदारी से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते क्या है। एक कंपनी का लाभ तीनों भागीदारों को, मतलब भागीदार कौन होंगे, तीन होंगे, मान सकते हैं मैंने एबीसी रामश्याम घनश्याम जो भी है मान सकते हैं, उनको लाभ का जो बंटवारा किया अपन ने किस अनुपात में किया है, 10:4:13 ओके के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सबसे छोटे व सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर कितना दिया हुआ दोस्तों आपको 30,555, ठीक है रुपए दिया हुआ है। फिर आपसे क्या पूछ रहा, तो
कुल लाभ कितना होगा। अच्छा आप मेरे को एक बात बताना, बिल्कुल रेशियो पर डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये कैसे करेंगे सुनना। सबसे पहली बात, सबसे छोटे व सबसे बड़े हिस्से के जो अंतर की अगर मैं बात करूं तो अंतर कितना हो जाएगा इसका 9, कितना होगा दोस्तों 9। और इनके योग की बात करूं, क्योंकि योग भी अपन को निकालना है, तो 10 इसको मिला होगा, 4 इसको मिला होगा, 13 इसको मिला होगा, तो 14 13 कितना मिला होगा टोटल 27 रुपए अगर टोटल होते हैं तो ए को कितने मिलते हैं 10 रुपए, बी को 4 और सी को 13 रुपए, अगर वो तीनों भागीदार ए बी सी तो ये होगा। पर फिर उसने बोला कि सबसे बड़े व सबसे हिस्से का अंतर कितना है 9 है, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, ये है, तो इसमें किसका भाग दे दूंगा 9 इसके बराबर होगा, तो एक किसके बराबर होगा 9 का, इससे कट कर देते हैं, 9 किसके बराबर होगा 9 से अगर मैं काटूंगा तो 9 तिया कितना होगा 27, बचेगा कितना 3, कितना हो जाएगा अच्छा 9 होगा, 14 13 9 हो जाएगा, 9 किसके बराबर होगा इसके बराबर हो जाएगा, दोनों का बीच का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो 9 से अगर मैं इसको काटता हूं तो कितनी बार कटेगा 9 तिया 27, 3 बचेगा 35, 9 दुआ 9 35, यानी कि 9 तिया पे कितना हो जाएगा 27, और 27 होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा अब 5, 5 और 3 8, कितना हो जाएगा 85, नमन में कितना होगा 81। दोस्तों मुझे लग रहा है कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं अपन कि 10, इसने क्या बोला कि इस अनुपात में विपरीत किया जाता है यदि सबसे छोटे व सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर 14 और 13 का अंतर कितना होगा 9 होगा, तो 9 किसके बराबर इसके बराबर होगा, बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों। तो 9 तिया 27 कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा, 35 में फिर भाग दूंगा, 9 तिया कितना होगा 27, 27 में फिर कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 बचेगा तो 85, 9 में कितना होगा 81, 81 का मतलब कितना बचेगा 4, यानी कि 9 पंजे 45, आपके पास 3395 रुपए की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। और अब आपको निकालना किसके 27 के बराबर, यानी कि अगर मैं इसका 27 से अगर गुणा करता हूं, किससे करता हूं 27 से, तो दोस्तों देखना मुझे पूरा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं, क्योंकि अगर दो ही संख्याओं का गुणा करूंगा तो 9 पंजे 7 पंजे 35, यानी कि इसका इकाई का अंक जो है 100% जो भी आएगा उसका 5 आएगा, और मुझे 5 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है सिवाय इसके, यानी कि इसका आंसर क्या होने वाला है क्या है। अगर आप इसको गुणा भी करके देख लेना दोस्तों वही आएगा, पर गुणा क्यों करें अपन जब मेरा आंसर इकाई के अंक से ही निकल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखो अगला भी यही कर लेते हैं अपन, क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन है आपका किसका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का मिक्सअप क्वेश्चन है। क्या किसी धन राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज तो आपका ये दिया हुआ है और सीआई आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, वो तो ब्याज की वार्षिक दर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगभग हर टेस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन मैं डाल भी रहा हूँ इसी से रिलेटेड ऊपर नीचे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आने लायक भी है और आता रहता है एग्जाम में। अब करना कैसे सुनना भाई, 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है 1800, तो नॉर्मल सी बात है साधारण ब्याज प्रत्येक साल का समान होता है, तो 1 साल का कितना होगा 900 रुपये। अच्छा चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो आप मेरे को एक बात बताना कि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती समान है, तो पहले साल का 900 और दूसरे साल का भी 900, यानी कि 1800 रुपये तो आपका साधारण ब्याज है। ये जो यहाँ पर 90 रुपये जो आपको मिला है, ये क्या पहले साल के ब्याज के ऊपर मिलने वाला ब्याज ही होगा, ठीक है। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिला 90 रुपए मिला, किस पर मिलेगा कि साहब 900 रुपए, पहले साल का ब्याज 900 रुपए, 900 रुपए। अच्छा इसका क्या निकालना, मुझे परसेंट निकालना, इंटू में क्या कर दूंगा 100, 0 से 0 इसको काटूंगा 10 बार, 10 से 1 कट जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा आपका 10%, जो कि ऑप्शन नंबर सी। इसको मैं और अच्छे से बता रहा हूँ दोस्तों, ये होता क्या है, जैसे पी अगर मेरा मूलधन होगा तो पहले साल का ब्याज ए होगा। अच्छा फिर अगर मान लो यहाँ पर ए रुपए मेरा मूलधन, बी रुपए मेरा मूलधन होगा, तो पहले साल का ब्याज तो आपका ए होगा, लेकिन इस ए पर क्या मिल जाएगा मुझे बी। ये जो होता है ये क्या होगा आपका दोनों का अंतर होता है। अगर ये 900 है तो यहाँ भी कितना होगा 900 होगा, तो नॉर्मल सी बात है 900 900 1800 है, तो ये किसके बराबर होगा 90 के बराबर। तो ये 90 रुपए मिल रहा है मुझे किसके ऊपर 900 के ऊपर, तो वही वाली बात है 90 रुपए 900 पर किस परसेंट से मिलेगा, तो 900 का 90 रुपए 900 पर किस परसेंट से मिलेगा, इंटू में 100 करूंगा 10% मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन था। अच्छा अगला क्वेश्चन आपका चक्रवर्ती ब्याज का ही है पर्टिकुलर, क्या कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी गुणी हो जाती है 27, इसका मतलब 100% 1 वर्ष में कितनी होगी है। अगर मैं 1 वर्ष का निकालना चाहूँ इसका, तो इसका क्या निकाल दूंगा क्यूब रूट किसका 27 का,
तो कितना हो जाएगा 3। यानी कि अपना बन जाएगा कि एक वर्ष में कितनी हो रही है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने की 3 गुनी। पूछा क्या है कि तो बताओ 4 वर्ष में वह अपने की कितनी गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों एक वर्ष में अगर इतनी हो रही है तो 4 वर्ष में यानी कि समय का अगर 4 गुना हुआ है तो ये भी अपने आप का कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। तो 3 की घात कितनी कर दूंगा 4, तो 1 का मान 1 और ये कितना हो जाएगा 81, यानी कि अपने की कितनी गुना हो जाएगी दोस्तों 4 वर्ष में वो 81 गुना हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा 81 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एक और चीज बता रहा हूं कि मेरे जो क्वेश्चन लेके आने का जो मेन मकसद है वो यही है कि आप लोगों को क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको क्या अप्रोच रखनी है क्वेश्चन को करने की, वो चीज मैं आपको समझाता हूं इसमें। तो उसी तरीके से कि भाई क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से अपन कर सकते हैं वो चीज। अब सुनना इसमें, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन क्या है आपका, दो संख्याओं का मैस है, एलसीएम एचसीएफ का है, मैस है और लेस है, क्रम से 13 और 455 है। यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच में हो तो वह संख्या क्या होगी। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एग्जाम में बताता रहता हूँ दोस्तों। क्लासरूम में बहुत अच्छा तरीके से बताया हुआ मैंने, आप चाणक्य से जुड़े हुए होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि जब भी आपको लसा और मासा दे दिया जाए और जो दो संख्याओं का आपको अगर अनुपात निकालना हो तो अनुपात क्या होता है दोस्तों, संख्याओं का अनुपात क्या होता है कि जो मैं उन संख्याओं में, वो जो संख्या दी हुई है आपको, उन संख्याओं के एलसीएम में अगर मैं उसके एचसीएफ का भाग दूंगा तो जो भी आएगा उसका मिनिमम अंतर वाला गुणनखंड जो होता है वही उनका अनुपात होता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, क्लासरूम में समझा रखा है, नहीं तो एलसीएम एचसीएफ वाली वीडियो देख लेना दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा मैं इसको कट करूंगा तो कितना आएगा, देखो 13 तिया 39 हो जाएगा, 6 बचेगा, 13 पंजे 65, और इसका मिनिमम अंतर की बात करो तो कितना होगा 7 और 5, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात होगा दोस्तों कितना हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद में एचसीएफ कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो 13 का गुणा अगर मैं इससे करूंगा तो 13 का गुणा इससे कर दूंगा और 13 का ही मैं इससे कर दूंगा, तो 13 7 91, 13 पंजे कितना होगा 65। लेकिन उसने बोला क्या है कि एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो ये तो है नहीं, ये तो उससे छोटी है, उनके बीच में कौन सी संख्या आ रही है 91, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि उसने ये पूछा कि 65 और 75 के बीच में जो संख्या आ रही है वो कौन सी होगी, वो आपका आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी इसी में कर लेते हैं दोस्तों। देखो क्या दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 306, 187 और 340 पूर्ण संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन सब में अगर देते हैं अपन तो पूरी बार चला जाना चाहिए, और मेरे हिसाब से वो उनका क्या होता है एचसीएफ होगा, जो बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होगी। कुल मिलाकर आपको इनका क्या पूछा है एचसीएफ किस किस का, 306, 187, 340। तो दोस्तों इनमें सबसे कम अंतर वाली संख्या की बात करो तो मैं इन दोनों का है, जो कि कितना है 34। अब 34 की बात करो तो 34 का भाग क्या सब में जा रहा है क्या, इसमें नहीं जाता है, क्योंकि ये विषम संख्या है तो इसमें जाएगा ही नहीं, इसका भाग, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसके अगर मैं गुणनखंड करता हूं तो क्या कर सकता हूं मैं 17 गुणा 2, 17 का भाग देके देखो, 17 का भाग 17 एकम 17 कितना बचेगा यहाँ पर 13 बचेगा, तो 17 8 136 होता जा रहा है, 17 एकम 17 एक बचेगा, 17 एकम 17 जा रहा है, 17 2 34, 101% इसका क्या हो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, मतलब आपको इनका एचसीएफ निकालना था, और एचसीएफ जो है इसका कितना हो जाएगा 17, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन था एचसीएफ का, बस आपको पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 103 है, अच्छा ये इधर मिलेगा आपको है ना 104, हाँ ये है, देखो एक 104, ठीक है ये आ जाएगा। फिर आगे इंग्लिश का शुरू हो जाएंगे, आपके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है। नमक के भाव में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद पाता है,
तो नमक का पूर्व मूल्य क्या होगा। दोस्तों आप मेरे को एक बात बताना कि पहले प्राइस की अगर बात करूं तो पहले 100 रुपये अगर होगा तो अब कितना रह जाएगा 80, अगर रेशो में अगर निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा 5 और ये 4, यानी कि पहले उसका मूल्य 5 रुपये होगा तो 20% की कमी होने का मतलब अब कितना रह जाएगा 4 रुपये। तो दोस्तों इसकी क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो हमेशा इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि 4:5 हो जाएगा। पहले 5 रुपए में 4 खरीद रहा होगा तब 4 में 5, पहले की अपेक्षा आप कितनी अधिक खरीद रहा है 1, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितनी अधिक खरीद रहा है वो 100 रुपए में 4 किलोग्राम, कितनी 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम है ना, 4 किलोग्राम। ठीक है, ये एक किसके 4 केजी के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा 4 चौक 16 केजी। ठीक है, और ये किसका होगा 4 पंजे 20 केजी। आपसे क्या पूछा है नमक का पूर्व मूल्य, तो 16 केजी को 100 रुपए में खरीद रहा है तो 1 केजी जो है कितने का पड़ेगा, इसमें 100 में अगर मैं भाग दूंगा किसका 16 का तो देखना कटेगा कितनी बार 4 चौक 16, 25 चौक 100, 6.25, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये प्रॉफिट एंड लॉस का। अच्छा आने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, पर करने का तरीका आपका यही होना चाहिए और ये किस तरीके से कर रहे हैं अपन वो आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं अपन, देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 105वें नंबर का। अच्छा क्वेश्चन है क्या कि एक व्यक्ति किसी को 10%, किसी को मतलब यहाँ पर किसी वस्तु को आएगा दोस्तों, किसी को तो क्या बेचेगा व्यक्ति को तो बेच नहीं सकता, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। इसका मतलब 100 में अगर वो खरीदेगा तो 90 पर क्या करेगा वो 90 पर क्या करेगा दोस्तों उसको बेचना पड़ेगा। ये क्या कर रहा था, ये उसकी सीपी होगी तो ये उसकी क्या हो जाएगी एसपी। ठीक है, फिर क्या बोला यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, दोस्तों अगर वो 100 पर पहले खरीद रहा होगा तो 20% कम में खरीदने का मतलब अब कितने पर खरीदेगा 80%, मतलब 80 में आया ना। ठीक है, मतलब पहले 100 रुपए की वस्तु होगी 10% की हानि पर बेचता है, मतलब पहले कितने पर बेच रहा होगा वो कितना 90 पर बेचेगा, जब उसे 10% की हानि हो जाएगी। उसने क्या बोला कि यदि वह 20% कम में खरीदता, पहले 100 में खरीद रहा था तो उसका 20% मतलब 80 में खरीदता और 70 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। अगर 20% कम में खरीदता मतलब उसने खरीदा कितने में 80 में, तो अब जो उसका सीपी है वो क्या हो जाएगा दोस्तों 80, तो इसका मतलब उसको अब कितने 30% का लाभ होता है अगर वो 20% कम में और 70 रुपए अधिक में बेचता। इसका मतलब हुआ क्या, अगर मैं 80 का 130% अगर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 0 से 0, 0 से 0, 13 104, कितना आ जाएगा दोस्तों 104। यानी कि पहले ये अब कितने में बेचना पड़ेगा उसको, ये इतने में बेच रहा है, पहले कितने 90 में बेच रहा था अब कितने में बेच रहा है 104, कितने ज्यादा में बेचा 14, ये किसके बराबर होना चाहिए 70 के, तो एक किसके बराबर होगा 5 के, किसके 5 के। तो आपसे कुछ पूछा क्या है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो दोस्तों 100% कितने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा आपका 500 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये रहे आपके मैथमेटिक्स के टेस्ट नंबर 4 के 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं हमेशा आप कोशिश यही करता हूं कि आपको पेपर के अकॉर्डिंग, दोस्तों ये एक बात याद रखना, मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लासरूम के हिसाब से बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कंसेप्ट कैसे क्या करना है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ रखा है और क्वेश्चन जब आते हैं तो पेपर में इस तरीके का आ जाता है तो किस तरीके से अपन को सोल्व करना है, उसके लिए अप्रोच क्या रखनी है वो बताने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आपको एक और चीज, तो दोस्तों एक और बात ये बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके शेयर से कमेंट से ही हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों का भी फर्ज तो बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट संडे आपको अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।